हाय माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका रवि सर। चलिए देखिए भैया, जो हम आपको 12th की केमिस्ट्री का जो ये एनसीईआरटी क्वेश्चन आपको हल करवा रहे हैं, जिसमें हम आपको हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स, जो आपके हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन जो चैप्टर है उसमें का एनसीईआरटी क्वेश्चन हम आपको कुछ सॉल्व करा रहे हैं। वो जो हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने की जो प्रश्नों की श्रृंखला है उसे आप लोग ध्यान से देखें। आपके पास बुक होगी, उस बुक में आपके यहाँ ये सारे क्वेश्चन है दिया गया है। एक क्वेश्चन आपके यहाँ ध्यान दीजिए, सूत्र C4H9Br, ये क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से देखेंगे। अगर आपके पास बुक है तो उसमें आप जरूर इसको देखने का प्रयास करें। यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन, सूत्र C4H9Br, युक्त यौगिक के समावयी, युक्त यौगिक के जो हुआ करते हैं, या C4H9 जो आपका ये Br युक्त आपका यौगिक है, इसके यौगिकों के समावयी यौगिकों का क्या करना है, नाम लिखना है। युक्त यौगिक के क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखेंगे, इसको ध्यान से समझिएगा। समावयी, समावयी का मतलब आप लोग जानते हो, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहा किया करते हैं आइसोमर। यौगिकों का क्या करना है, आपको नाम लिखना है। यौगिकों का आपको क्या करना है, या यौगिकों का संरचना सूत्र बनाइए या नाम लिखिए। आपको यहाँ पे बता रहा है संरचना सूत्र एवं नाम लिखिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो हुआ करते हैं, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम हुआ करते हैं, वहां पे भी आपसे ये पूछे जाते हैं। तो जो हम ये क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं, इसको आप बहुत ध्यान से देखें, और जो बच्चे अगर इसका जवाब दे सकते हैं तो अपने आप उसका वो जवाब क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ये बात आप लोग ध्यान दीजिए। तो जब ये कंपाउंड आपको दिया गया है, सूत्र क्या है, C4H9 और क्या है फिर Br, ये कंपाउंड है आपका। इसके क्या करना है, आपको समावयी यौगिकों का क्या करना है, संरचना सूत्र एवं नाम लिखना है। तो आपको मैंने एक चीज ये बताया था, ध्यान दीजिए। समावयी मतलब क्या होता है कि ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं किंतु संरचना सूत्र क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। तो उन यौगिकों को हम एक दूसरे के क्या कहा करते हैं, आइसोमर कहा करते हैं। बात समझिएगा तभी मजा आएगा। तो अब आप पहले ये देखो कि जो ये कंपाउंड दिया गया है, ये क्या दिया गया है, C4H9Br। इसका अगर सामान्य सूत्र देखिए तो ये एल्किल हैलाइड की तरफ चल रहा है, मतलब ये एक प्रकार का संतृप्त यौगिक है। कैसा यौगिक है, संतृप्त यौगिक है। तो आंसर मैं आपको बता रहा हूं, आंसर समझने का प्रयास कीजिएगा। यौगिक जो अणुसूत्र है उससे पता लग रहा है, यौगिक C4H9 जो है यह एक कैसा यौगिक है, जानते हो, एक ये आपका कैसा यौगिक है, संतृप्त यौगिक है। कैसा यौगिक है भैया, ये संतृप्त यौगिक है। संतृप्त का मतलब क्या हुआ करता है, ऐसे यौगिक जिसमें क्या होता है, कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, तो उसको हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। आप पढ़े होंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है और एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। तो ये कैसा आपको मिल रहा है, जान लीजिएगा, संतृप्त यौगिक है। और जब संतृप्त यौगिक है तो इसका मतलब कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। अब हमको करना क्या है कि ये बनाना है कि इसके कितने स्ट्रक्चर क्या हो सकते हैं, पॉसिबल हो सकते हैं। तो अब आप क्या कीजिए, पहले एकदम इसका ये जो यहाँ पे शायद Br लिख दीजिएगा, यहाँ पे आपको बता रहे, ध्यान दीजिए। तो आप सबसे पहले इसका नंबर 1 बनाइए। पहला क्या बना सकते हो आप, पहले पूरी एकदम स्ट्रेट चेन बनाइए। तो क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH2, 4 कार्बन है तो पहले CH2 और फिर ये क्या हो गया, Br। ये देखिए C4H9, तो यहाँ पे 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, और आप देखिए 9 हाइड्रोजन है, 1 3 3 2 5 5 2 7 7 2 9 और 1 Br। अब अगर इसका नाम आप लिखोगे तो सबसे पहले इसका नाम क्या होगा, आप बताने का प्रयास कीजिए। तो इसका नाम होगा 1-ब्रोमो। क्या होगा, 1-ब्रोमो, क्योंकि नंबरिंग इधर से करोगे, नंबरिंग उस दिशा से की जाती है जिधर से आपका ये हाइड्रोजन परमाणु या जो सब्स्टिट्यूएंट होते हैं वो सब नजदीक होते हैं। तो यहाँ से 1 2 और ये 3 और ये क्या हो गया 4। अब ये 4 कार्बन हो गया आपके पास, आपको दिखाई दे रहा है। तो अब आप क्या करोगे, इसका नाम जब लिखोगे तो 1-ब्रोमो, आईपीएससी ने लिखना आपको आता होगा, और 4 कार्बन है तो ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है तो फिर क्या हो जाएगा, एन। मतलब कि जो ये C4H9 है, इसका जो पहला आइसोमर होगा वो आपका क्या होगा, 1-ब्रोमो ब्यूटेन। पहली आंसर आपको सामने मिल गया, आपको जान लीजिए। अब हम इसका सेकंड बनाने चल रहे हैं। अब जो ये आपने सबसे पहले इसका जो सिंपलेस्ट बना लिया है, इसी सिंपलेस्ट को हमको क्या करना है, केवल परमाणुओं के जो
पोजीशन कहाँ थी पहले, और अब हम इसको किस पोजीशन पे ले जाते हैं, दूसरी पोजीशन पे। तो दूसरी पोजीशन का मतलब है CH3 CH2, अब यहाँ पे CH2 और ये फिर क्या था CH3, यही है। अब उसके बाद क्या कीजिए, एक 2 3 4 कार्बन है, अब यहीं से एक हाइड्रोजन क्या कीजिए कम कर दीजिए और यहीं पे क्या कर दीजिए Br। अब आप देखिए इसमें 4 कार्बन है, चारों कार्बन आपके लिए 1 2 3 4 9 हाइड्रोजन है, C4H9 है। देखिए आपको 9 हाइड्रोजन, 3 3 6 6 2 8 8 1 9 और एक ब्रोमीन है, एक ब्रोमीन है। अब आप चाहे तो इसको यहाँ पे रखे होते, चाहे यहाँ पे रखे होते, एक ही कंपाउंड मिलता है, आपको नोट कर लीजिए। काफी बच्चे सोच रहे हैं कि कहा इसको इधर नहीं रखे, अगर आप इधर रखोगे तब भी दूसरे पोजीशन पे आएगा, इधर रखोगे तब भी दूसरे पोजीशन पे आएगा। तो नंबरिंग इधर से होगी 1 2 3, इधर से तो होगी नहीं, 1 2 3 4, 4 कार्बन हो गया। अब जब 4 कार्बन हुआ तो अब आपको मालूम है यहाँ हो जाएगा 2 हाइफन क्या हो जाएगा, ये ब्रोमो, 2 हाइफन क्या हो जाएगा ब्रोमो। और फिर उसके बाद कितना कार्बन आपको देखने को मिल रहा है, 4 कार्बन। तो 4 कार्बन को हम लोग कहते हैं ब्यूट और सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा एन। तो ये आपका क्या हो गया ब्यूटेन। अभी देखिए यहाँ पे मैंने केवल 1 हाइफन ब्रोमो ब्यूटेन लिखा और इधर हमने क्या लिखा 2 हाइफन ब्रोमो ब्यूटेन, इतना ही केवल लिखने का यहाँ पे प्रयास किया। लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं, अभी इसके और आइसोमर बना सकते हैं। अब आप कौन सा आइसोमर बना सकते हैं, ये कौन सी यहाँ समझौता कोई बता सकता है। यहाँ पे पोजीशन आइसोमेरिज्म है, यहाँ पे हाइड्रोजन जो था वो पहले का आपके था और यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो दूसरे पे आ गया, ये पोजीशन आइसोमेरिज्म है। कौन सी आइसोमेरिज्म है आपकी, ये पोजीशन आइसोमेरिज्म है। इसे अगर आप सही तरीके से देखेंगे तब आपको दिखाई देगा इसका स्ट्रक्चर कि इस तरीके से आपका जो कंपाउंड हुआ करता है उसका स्ट्रक्चर क्या हुआ करता है। अब हम इस श्रृंखला को छोटी करेंगे, छोटी करने का मतलब क्या हुआ करता है, जैसे लिख देंगे CH3 यहाँ CH, अब एक को हम यहाँ पे CH करके इधर क्या कर दें CH3 और फिर यहाँ हमने लिख दिया CH2 और फिर ये क्या कर दिया Br। अब जब हमने श्रृंखला को छोटा कर दिया मतलब अभी तक 4 कार्बन में था, अब श्रृंखला को 3 कार्बन में लेके चले आए। अब देखिए पहले काउंट कीजिए 1 2 आइसो फॉर्म में, ये किस फॉर्म में है, सब नॉर्मल फॉर्म में है, ठीक। अब चलिए देखिए 1 2 3 4 कार्बन हो गया, हाइड्रोजन के लिए 9 है क्या, 3 3 2 5 5 1 6 और 6 3 9 और एक आपका वो भी हो गया ब्रोमीन, ये ब्रोमीन है ही। तो एक इसका आइसोमर और आपका बन सकता है, ये भी आप ध्यान देते हो यहाँ पे। जब इसको आप लिखोगे तो आप बताओ नंबरिंग कहाँ से करें इसकी, नंबरिंग तो ऑलरेडी आप जानते हो 1 2, तो आपका चाहे 1 2 दोनों तरफ से एक बराबर आता है, इधर से हाइड्रोजन है तो इधर से कर दीजिए 1 2 और ये 3। अब जब नाम लिखोगे तो यहाँ देखो 2 सब्स्टिट्यूएंट है आपके पास, एक ब्रोमीन है और एक क्या है मेथिल है। तो ब्रोमो पहले आ रहा है, मिथाइल ग्रुप बाद में आता है, तो आप क्या करोगे पहले इसको लिखोगे क्या 1 हाइफन ब्रोमो, क्या लिखोगे भैया 1 हाइफन ब्रोमो और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा कामा लगा के 2 हाइफन क्या हो जाएगा मेथिल, 2 हाइफन क्या हो जाएगा मेथिल हो जाएगा, जान लीजिए। और फिर उसके बाद देखिए कितना पैरेंट चेन कितने कार्बन की बनी है, 1 2 3 कार्बन की, और 3 कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है तो क्या जोड़ दोगे एन, तो ये क्या हो जाएगा आपका प्रोपेन हो जाएगा। ये भी इसका एक क्या है आइसोमर है। आइसोमर का मतलब यही होता है, मैं बार बार आपको समझा रहा हूं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, सेम होता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला मतलब जो अणुसूत्र हुआ करता है वो सेम होता है, किंतु संरचना सूत्र क्या होता है वो भिन्न भिन्न होता है। अब हम इसका एक आइसोमर और बना सकते हैं, वो आइसोमर क्या होगा, आपकी बार हम क्या करेंगे कि इस हाइड्रोजन को और कम करेंगे। देखिए छोटा कर रहा हूं, इस हाइड्रोजन को यहां पे लेके चले आएंगे तो CH3 हो जाएगा और फिर इधर ब्रोमीन आकर जुड़ जाएगा, तो ये सीरीज और छोटी हो जाएगी। यहां हो जाएगा CH3 C और फिर यहां पे CH3 और यहां पे भी CH3 हो गया और ये लीजिए Br। ये देखिए 4 कार्बन फिर है, काउंट किया करिए बस केवल। अब आप जो बच्चे सही तरीके से 11th में आइसोमेरिज्म पढ़े होंगे, समावयता क्या हुआ करती है, स्थान समावयता, आपकी क्रियात्मक समावयता और उसके बाद आपकी वो श्रृंखला समावयता, मध्यावता, टाटोमेरिज्म, ये सब बच्चे जो पढ़े हैं। उसके बाद प्रकाशिक समावयता में होता है, मैंने पढ़ा था सिस फॉर्म क्या होता है, ट्रांस फॉर्म क्या होता है, ई फॉर्म क्या होता है, जेड फॉर्म क्या होता है। ये सब चीजें आप अगर सही से जब पढ़े रहेंगे 11th की केमिस्ट्री में, और तब आपको ये सब चीजें यहाँ पे एकदम विधिवत। काफी बच्चे ये सोचते हैं कि अगर हम 11th में सही तरीके से प्रिपरेशन नहीं करते हैं तो 12th में कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। कहीं ना कहीं आपको हर चीजों को क्या किया करता है, माइन्यूट करना पड़ता है। ध्यान जब तक आप नहीं देंगे तब तक आप सही चीजों को सही से कर नहीं पाएंगे। अब बताइए, चलिए बाबू इसका नाम बताइए। और इसके लिए तो मैं आपको बार बार समझाता हूं कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए और हमेशा आप किसके साथ लगे रहिए, एक नियमित टाइम टेबल के अकॉर्डिंग। चलिए बताइए इसमें कहां से करें इसका नामकरण। तो आप जब नामकरण करोगे भैया तो ये तो हो गया 1 1 2, यहां से करोगे चाहे जहां से, अब हम करेंगे 1 2 3 1 2 3 1 2 3, चाहे जहां से करोगे। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1
तो 3 4 कार्बन चेन मिल रही है, तो हम कर देते हैं यहाँ से 1 और ये फिर 2 और ये फिर 3। अब देखिए 3 कार्बन की चेन यहाँ पे भी मिली है। जो बच्चे का कहते हैं गलत है तो आप चेक कर लिया करो कि 4 कार्बन है, 1 2 4, 1 2 3 4 और 9 हाइड्रोजन है, 3 3 6 3 9, 1 ब्रोमीन है आपका। अब हम क्या करेंगे भैया यहाँ पे, इसके लिए अब आप देखिए दूसरे से ये छूट रहा है, दूसरे से ये भी छूट रहा है, तो पहले ब्रोमो लिखते हैं और फिर क्या लिखते हैं, मेथिल को लिखेंगे। क्या हो जाएगा 2 हाइफन मेथिल। देखिए थोड़ा इधर लिख देते हैं नाम इसका, 2 हाइफन क्या हो जाएगा ब्रोमो, पहले ब्रोमो को लिखेंगे फिर मेथिल को, 2 हाइफन ब्रोमो और फिर कामा क्या लगाएंगे 2 हाइफन मेथिल। 2 हाइफन क्या हो जाएगा मेथिल और फिर 3 कार्बन है तो प्रो और सिंगल बॉन्ड है तो एन। यही इसका क्या है जवाब है। अब इतने ही इसके आइसोमर, क्या अब आप इससे और छोटी सीरीज को कर सकते हो, ऐसा नहीं कर सकते हो। तो इसके आप देख रहे हो कितने आइसोमर आपको देखने को मिल रहे हैं, 4 आइसोमर आपको देखने को मिल गए। और वो जो चारों आइसोमर हैं वो आपके सामने हैं। कौन कौन से हैं पहला बताइए, 1 हाइफन ब्रोमोब्यूटेन हो गया पहला आइसोमर। शुरुआत हम ऐसे ही करते हैं जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और फिर 2 हाइफन ब्रोमोब्यूटेन ये भी हुआ करता है। फिर हमने सीरीज को थोड़ा छोटा किया, 3 कार्बन की सीरीज को लेके आए, तो यहाँ पे हो जाता है 1 हाइफन ब्रोमो 2 हाइफन मेथिल प्रोपेन, ये हो गया आपका। और फिर चौथा जो इसका आइसोमर होता है वो होता है 2 हाइफन ब्रोमो और फिर 2 कामा क्या हो जाएगा मेथिल हाइफन और फिर क्या है प्रोपेन। तो इस तरीके से एक एनसीईआरटी के क्वेश्चन को हमने यहाँ पे सॉल्व कराने का प्रयास किया। अब आपको हम बताया किया करते हैं कि जो आपकी बुक है उस एनसीईआरटी के क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिए। और अगर आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन नहीं सॉल्व किए रहते हैं तो आप विचार कीजिए कि जैसे ही आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में अगर ये सारे क्वेश्चन आपको मिल जाया किया करते हैं और आपको सही तरीके से सब चीज़ों की जानकारी नहीं होती है, जब तक आप सही तरीके से इन सब का टेस्ट नहीं किया करते हैं, अपने आप को आंकने का प्रयास नहीं करते, तब तक आप बढ़िया तरीके से कर नहीं पाएंगे। और 12th केमिस्ट्री है, ऐसे आसान कोई बात है भी नहीं, तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। भैया निम्नलिखित अभिक्रियाओं के मुख्य उत्पादों का क्या कीजिए, नाम लिखिए। ये रिएक्शन आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करते हैं। इन सब रिएक्शन में आपको रिएक्शन की केमिस्ट्री सही वाकिफी की जरूरत सही तरीके से ऑर्गेनिक होती है जब आपको रिएक्शन लिखना आ जाए। कि हम कैसे रिएक्शन लिखा जाता है उस चीज को अगर आप समझ गए तो जान लीजिए आपको आना शुरू हो जाता है। निम्नलिखित अभिक्रियाओं के प्रमुख उत्पादों को लिखिए, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो भाई हमको लिखना ही पड़ेगा। निम्नलिखित अभिक्रियाओं के क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, आप इसकी नोट्स बना रहे हैं, वहीं पे इसको लिखेंगे आप लोग। अभिक्रियाओं के प्रमुख उत्पादों के नाम लिखिए, ये क्वेश्चन है। निम्नलिखित अभिक्रियाओं के प्रमुख उत्पादों का क्या करना है, आपको नाम लिखना है। बुक में आपके यहाँ क्वेश्चन है, ये आपको करना क्या है, मेरी बात सुनिए। आपको रिएक्शन दिया गया है, अब उस रिएक्शन में जो बनने वाला प्रोडक्ट है मेन वाला, उसी का आपको क्या करना है, नाम बताना है। तो अब आप विचार कीजिए कि जो पूरा आप हेलोएल्केन और हेलोएरिन वाला चैप्टर पढ़े हो उसकी आपने कितनी अच्छी प्रैक्टिस की है, कितना अच्छा तैयारी की है, तभी ये सारे रिएक्शन आप क्या कर सकते हो, हल कर सकते हो। अब इसमें उसमें जितने भी मैंने रिएक्शन बताए सारे रिएक्शन को आपको पूरा विधिवत तरीके से मालूम होना चाहिए। तो ये कैसे है, पहला रिएक्शन आ रहा है आपके सामने। पहला रिएक्शन है CH3CH2Cl प्लस NaI। मतलब कि पहला जो क्वेश्चन है आपके सामने वो लिखा गया है CH3CH2CH2Cl और प्लस क्या लिखा गया है, NaI, यही लिखा गया है आपके सामने। और फिर उसके बाद क्या किया गया है भैया आपसे, इसके बाद फिर क्या किया गया है, इसके तीर के ऊपर लिख दिया गया है एसीटोन। क्या लिख दिया गया है, एसीटोन। और अब यहाँ पे आपको क्या करना है, डॉट कर दिया गया है। ऐसे ही क्वेश्चन है आपके सामने, एकदम सीधा सीधा सा है। इससे सरल तो मैं क्वेश्चन आप लोगों के लिए कर ही नहीं सकता हूं कि इससे आसान भी क्वेश्चन कहीं आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब बताएं इसमें बच्चे जितने भी पढ़ रहे हैं इसका मेन कंपाउंड क्या होगा। अब आप अगर ध्यान से देखे होंगे, समझे होंगे इस रिएक्शन को, तो ये क्या है आपका 1 2 3 1 क्लोरोप्रोपेन है। ये आपके सामने क्या लिखा गया है, नाम तो आपको आना चाहिए। जो बच्चे नाम लिखना नहीं जानते हैं वो नाम लिखना सीखें पहले। 1 हाइफन क्लोरो, ये क्या है, प्रोपेन। ये क्या है, आपको नाम इसका मालूम होना चाहिए राजू, ये है आपका सोडियम आयोडाइड।
क्या है आपका ये सोडियम आयोडाइड है। अब जो 1-क्लोरोप्रोपेन है इसकी रिएक्शन अगर सोडियम आयोडाइड से की जाती है तो अब आप देखिए यहाँ पे ये जो है ये आयोडीन जो होता है ये आप देख रहे हो और यहाँ पे क्लोरीन है, इसमें आपको देखने को मिल रहा है कि सोडियम आयोडाइड है। अब होता क्या है कि ये हाइड्रोजन जो होता है ये सोडियम के साथ चला जाता है और ये आयोडीन आकर के यहाँ पे जुड़ जाता है तो आपको मिलेगा क्या, देखिए इसका मुख्य उत्पाद क्या हो जाएगा CH3 CH2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा CH2 और उसके बाद जस्ट यहीं पे आकर के आयोडीन जुड़ जाएगा और ये आयोडाइड और फिर बाहर क्या हो जाएगा आपका NaCl, ये आपका बाहर हो गया। और ये जो कंपाउंड है इस कंपाउंड का नाम अगर कोई कहे तो 1 2 3 को हम लोग नॉर्मल अगर कहते हैं तो ये है प्रोपिल और फिर उसके बाद क्या कह सकते हो इसको आयोडाइड, क्या कह सकते हो इसको प्रोपिल आयोडाइड। लेकिन इसका अगर हम IUPAC है जैसे इसका क्या होगा प्रोपिल क्लोराइड है, नॉर्मल प्रोपिल क्लोराइड है ये जान लीजिएगा। लेकिन अगर इसका IUPAC नाम करोगे तो 1- आयोडो क्या हो जाएगा भैया 1- आयोडो 1 2 3 और 3 कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं प्रोपेन। तो ये आपके सामने है कि 1- क्लोरो की यहाँ पे ये तरीके से क्या हुआ कि यही क्लोरीन जो हुआ वो आयोडीन द्वारा क्या हो जाता है सब्स्टिट्यूट हो जाता है। तो ये पहला रिएक्शन था जिसमें हमने क्या किया आपको ये बताया कि किस तरीके से आप क्या कर सकते हो रिएक्शन का जो मेन प्रोडक्ट होता है उसे आप क्या कर सकते हो लिख सकते हो। तो अगला रिएक्शन जो आप लोगों के सामने आ रहा है अगला रिएक्शन है भैया CH3 का होल थ्राइस C फिर Br + KOH। ये दूसरा क्वेश्चन है आप जान लीजिए CH3 का होल थ्राइस फिर C और फिर Br है यहाँ पे और फिर क्या है KOH, ये रिएक्शन है। और उसके बाद फिर क्या लिखा गया है इसमें आपके सामने इसके ऊपर तीर के ऊपर लिखा गया है एथेनॉल, क्या लिखा गया है एथेनॉल। ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन को आपको सॉल्व करना है और सॉल्व करके ये बताना है कि इसका मेन प्रोडक्ट क्या होगा। इस रिएक्शन को अगर आप लोग लिखना चाहते हो तो पहले ये जो कंपाउंड है इसको आप ओपन फॉर्म में लिखिए। ओपन फॉर्म में लिखने का मतलब क्या होता है, जैसे अगर हम इसको ओपन फॉर्म में लिखने अभी जब मैंने IUPAC नेम लिखना आपको बताया था तो वहां पे इसको ओपन फॉर्म में लिखना मैंने सिखाया था कि इसको आप कैसे ओपन फॉर्म में लिखोगे। लिखने के लिए आपको क्या करना है भैया, यहाँ पे आप देखो CH3 का होल थ्राइस है और इसी कार्बन से लगा है तो इसका मतलब C और यहाँ क्या हो जाएगा CH3 और फिर यहाँ से CH3 और ये क्या हो गया CH3। अब देखिए लिखा था ना CH3 का होल थ्राइस तो आपने CH3 का होल थ्राइस लिख दिया और फिर C और इसके बाद क्या लिखा गया है Br और फिर ये क्या हो गया आपका KOH, ये जान लीजिए। इस रिएक्शन को आप लोगों को मैंने बताया था विहाइड्रोहैलोजनीकरण कहते हैं, जिसमें आपको एल्कीन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, एल्कीन प्राप्त होता है, पोटेशियम हैलाइड प्राप्त होता है और जल प्राप्त होता है। अगर याद होगा ये रिएक्शन जिन बच्चों को तो वहां पे कर सकते हैं। अब यहां से आप क्या लिख सकते हो भैया इसमें एथेनॉल। तो अब क्या होगा जानते हो, यहां से इस रिएक्शन को अगर आपको करना है तो मैंने बता दिया ये K और ये Br निकल जाएंगे। तो पहला प्रोडक्ट तो आपका क्या हो जाएगा पोटेशियम ब्रोमाइड हो जाएगा, एल्कीन बनेगा। इसमें मेन प्रोडक्ट क्या होता है जब KOH के साथ अगर ये हाईलाइट दिया गया है, आपको अगर याद होगा तो मैंने जो रिएक्शन बताया था CH3 CH2 और ये फिर जब क्या करके जैसे मान लीजिए यहाँ CH2 और फिर ये Br कर दी, ये एक रिएक्शन आपको KOH के साथ जब बताया गया था तो विहाइड्रोहैलोजनीकरण करके रिएक्शन बताया गया था तो वहां में एल्कीन उसमें प्राप्त होता है। वही रिएक्शन आपको यहाँ पे क्या किया जा रहा है बताया जा रहा है, अगर आप इस रिएक्शन को समझे होंगे तब। तो अब क्या होगा भैया यहाँ से Br और इसका K बाहर हो गया और अब इसमें से यहीं से एक हाइड्रोजन कम कर दीजिए, एक हाइड्रोजन कम हुआ, एक हाइड्रोजन यहाँ से Br तो तुरंत एक बॉन्ड बढ़ जाएगा आपका। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ से देखिए यहाँ से H और इसमें से OH, K और Br ऑलरेडी बाहर जा चुका है और यहाँ से H और इसमें से OH बाहर क्या हो जाएगा आपका H2O बाहर हो जाएगा। क्या बाहर हो जाएगा H2O बाहर हो जाएगा। और अब बताइए यहाँ क्या बचा है, तो अब देखिए पहले इधर से लिखिएगा ध्यान से CH3 और ये फिर C और ऊपर तो क्या है CH3 और अगर आप चाहें तो इसको यहाँ से बॉन्ड यहाँ बॉन्ड तो ये हो जाएगा डबल बॉन्ड क्या कर दीजिए इधर CH2, यही इसका मेन प्रोडक्ट है। ये बॉन्ड यहाँ से खाली हो गई इसलिए यहाँ पे क्या हो गया ये एल्कीन आपको मिला। अब इस एल्कीन का आपको क्या करना है नाम लिखना है। तो नंबरिंग कहाँ से करोगे, इधर से करोगे नहीं इधर से भी, तो नंबरिंग यहाँ से हो गई 1 2 3 3 कार्बन हो गया। तो अब ये दूसरे छूट रहा है तो 2 हाइफन क्या हो जाएगा ये मेथिल, 2 हाइफन क्या हो जाएगा मेथिल, आप देख रहे हो ना सब लोग। और 2 हाइफन मेथिल और उसके बाद फिर क्या हुआ करता है आपके उसके बाद 3 कार्बन है तो ये हो जाएगा प्रोप,
क्या हो जाएगा प्रो, और फिर कितने दूसरे पे है, यह हो जाएगा 2 हाइफन क्या हो जाएगा इन, या प्रोपीन भी कह सकते हो 2 प्रोपीन, या चाहे आप ऐसे लिख दीजिए 2 मेथिल प्रो 2 इन। तो ये 2 रिएक्शन आपको हमने बताया जो किसके हैं आपके पैटर्न पे, एनसीईआरटी पैटर्न पर ये बेस है। अब आप देखिए अपने आप को और स्वयं को आंकिए, चेक करिए कि हम कहाँ तक पहुँचे हैं और हमारी कितनी अच्छी प्रैक्टिस है, हम कैसे एनसीईआरटी क्वेश्चन से फेस कर सकते हैं या उनसे वाकिफ हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन आइए थोड़ा ध्यान दीजिए, इसको हम इरेज कर रहे हैं भैया, आप लोग इसको समझने का प्रयास कीजिए बढ़िया तरीके से। चलिए अगला क्वेश्चन जो आपके एनसीईआरटी के बुक से ही है, वो भी क्वेश्चन हम आपको बताया किया करते हैं। उसमें जो क्वेश्चन है आप लोग ध्यान से देखेंगे, क्या है क्वेश्चन भैया, देखिए क्वेश्चन जो आपके सामने लिखा गया है वो है आपका, ये तीसरा क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, दूसरा तो हो गया आपका, तीसरा CH3 और फिर क्या लिखा गया है CH, फिर ब्रैकेट में क्या लिखा गया है Br, और फिर उसके बाद CH2 और फिर क्या है CH3, और प्लस क्या लिखा गया है राजू NaOH, क्या लिखा गया है NaOH, और इसके बाद फिर आगे जो आपका प्रोडक्ट है उसे क्या किया गया है, रोक दिया गया है, और फिर यहाँ पे क्या लिखा गया है आपके पास, इसके ऊपर लिखा गया है यहाँ पे वाटर। यही रिएक्शन है। अब इस रिएक्शन में आपको क्या करना है, मेन प्रोडक्ट लिखना है। क्या लिखना है, मेन प्रोडक्ट लिखना है। अगर आप लोगों को जब मैंने क्या किया था, एल्कोहल या एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया NaOH के साथ बताया था, अगर वो रिएक्शन जिसको याद होगा, एल्किल हैलाइडों का जल अपघटन किसके साथ, NaOH के साथ। अगर जैसे कोई रिएक्शन, अगर बच्चों जिसको नहीं मालूम थोड़ा सा हम इसलिए दिखा देते हैं, जैसे ये CH3 CH2 Br था, अगर आप इसकी अभिक्रिया NaOH के साथ करते थे तो होता क्या था, यहां से Na और यहां से Br बाहर हो जाता था, और जब यहां से ये बाहर हो जाता था तो आपको मिलता क्या था बताइए, यहाँ पे CH3 CH2 और फिर यहां से OH, और प्लस आपको क्या बाहर हो जाता था, Na Br बाहर हो जाता था। तो यही रिएक्शन आपका क्या हुआ करता था, यहाँ पे हुआ करता था। लेकिन अब हम क्या करने चल रहे हैं, इस रिएक्शन में आपको जो बताने जा रहे हैं होगा क्या, देखिए पहले इस रिएक्शन को आप लोग किस फॉर्म में लिखिए, ओपन फॉर्म में लिखने का प्रयास कीजिए। जब तक ओपन फॉर्म में नहीं लिखोगे तब तक समझ में नहीं आएगा। अब इसमें क्या करना है, इसको पहले ओपन फॉर्म में आप लिखिए। ओपन फॉर्म में लिखने का मतलब अगर आप लोग इसको सही से लिखेंगे तो ये हो जाएगा CH3, यहाँ पे क्या हो जाएगा CH, और इसी से ही लगा है Br, तो यहाँ हो जाएगा Br, और फिर आगे क्या है सिंगल बॉन्ड हो जाएगा CH2, और ये फिर CH3, और प्लस क्या हो जाएगा NaOH, ये हो गया, और 3 के ऊपर तो आपको देखने को मिल ही रहा है, यहाँ पे क्या है वाटर है। अब करेंगे क्या भैया, यहाँ पे आप देखिए जैसे वो रिएक्शन था एकदम वैसे, यहां से Br हटेगा और किसके द्वारा हटेगा, वो Na के द्वारा, और जब Na के द्वारा हटेगा तो यहां से NaBr बाहर हो जाएगा, और इसी के स्थान पे आकर के क्या बैठ जाएगा OH। तो ये एल्कोहल आपको मिलेगा यहाँ पे भी देखने के लिए CH3, यहाँ हो जाएगा CH, और यहाँ से हाइड्रोक्सिल ग्रुप इधर आ जाता है, तो यहाँ हो जाता है OH, और आप बताइए जस्ट आगे आपका वो वैसे ही रह जाएगा CH2, और ये फिर यहाँ पे CH3, और बाहर क्या हुआ है आपका बताइए हमें, Na क्या बाहर हुआ है Br, मतलब सोडियम ब्रोमाइड क्या हुआ है आपका बाहर हुआ है, सोडियम ब्रोमाइड क्या हुआ है आपका बाहर हुआ है। तो इस तरीके से इस रिएक्शन को आप क्या कर सकते थे, लिख सकते थे। अब इस रिएक्शन का आपको क्या बताना है, नाम बताना है। ध्यान दीजिए, ये जो मेन प्रोडक्ट है इसका नाम बताना है। अब मेन प्रोडक्ट जो इसमें बना है उसको नाम अगर करोगे तो 1 2 3 4 1 2 3 4, तो अब नंबरिंग किधर से की जाएगी, जिधर से हाइड्रोक्सिल ग्रुप नजदीक होगा, तो इधर से नजदीक है तो 1 2 और ये 3 और ये क्या हो गया 4। अब 4 कार्बन का मतलब क्या है, ब्यूटेन क्या हो जाएगा ब्यूटेन, और फिर क्या हो जाएगा 2 हाइफन क्या हो गया ऑल, या ब्यूटेन 2 हाइफन ऑल कर सकते हो, या ब्यूटेनॉल 2 कर सकते हो, आप कुछ भी लिख सकते हो, ये ध्यान दीजिएगा। तो ये आपका अगला क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की तरफ अब हम चलते हैं। चौथा जो क्वेश्चन है आपके यहाँ बुक में, क्वेश्चन है CH3 CH2 Br, ये आपके सामने क्वेश्चन है CH3 CH2 Br, और प्लस क्या है भैया KCN, पोटेशियम साइनाइड आपके सामने लिखा गया है, और फिर क्या लिखा गया है Ag, और प्लस क्या लिखा गया है एथेनॉल। ये सब क्वेश्चन अगर जो बच्चे सही तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं और अगर वो रेगुलर लगे हुए हैं, जान लीजिएगा
तो उन लोगों को मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। और जो किसी भी कार्य में जान लीजिए आधा मन लगा करके सही तरीके से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, उन्हीं सब के लिए प्रॉब्लम क्रिएट होती है ये सब क्वेश्चन हल करने में। और ये सारे क्वेश्चन आपको टेस्ट सीरीज जब हम ज्वाइन कराते हैं तो वहाँ पे ये सारे क्वेश्चन आपको हल करने का मौका मिल जाता है। जान लीजिए कि वहाँ पे क्वेश्चन आप जब टेस्ट देते हैं तो आपको पता लग जाता है कि किस तरीके से क्वेश्चन हो सकता है। और मैं बताया हूँ ऑलरेडी कि जो बच्चे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं वो बहुत अच्छे हैं, अगर वो ज्वाइन कर रहे हैं तो आप लोग बहुत आपका स्वागत है। ये आपका व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं कि टेस्ट सीरीज में ज्वाइन कैसे करें। अभी 2 लेसन का टेस्ट हुआ है, आपके पास 16 लेसन है। आप जब तक सही तरीके से ज्वाइन नहीं करेंगे और पढ़ाई नहीं करेंगे, टेस्ट पढ़ाई आप बहुत कर लिए लेकिन जब टेस्ट ही नहीं दिए तो आपको पता ही नहीं लगा कि हमारी कितनी प्रिपरेशन अच्छी हुई। तो यहाँ से आपको इसलिए मैं बता रहा हूँ कि सर्वगुण संपन्न होंगे तभी आप अच्छे रहेंगे, ये बात आप दिमाग में रख लीजिएगा। तो आप भैया क्या करेंगे इस रिएक्शन में, देखिए एकदम सीधा सीधा जितना रिएक्शन पढ़ा रहे थे यहाँ से आपकी बार फिर ये बीआर हट जाएगा, और जब बीआर हटेगा तो यहीं से आपका CN आज के जुड़ जाएगा। अरे पोटेशियम आपको एकदम आज सीधा सीधा बता दे रहा हूँ कि फर्स्ट ए परिवार के तत्वों की बहुत अच्छी बंधुता होती है किसके, 7th ए परिवार के तत्वों के साथ। मतलब जो ये फर्स्ट ए परिवार का तत्व है, ये फर्स्ट ए है आपका धातु है, और ये क्या है अधातु है 7th ए का। कहीं भी रिएक्शन में होंगे तो इनके साथ जरूर लपेटे जाएंगे, ये नोट कर लीजिएगा। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा इस सेक्शन में बताइए भैया, यहाँ हो जाएगा CH3 और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा CH2। ये बीआर हटेगा और यहीं पे आकर के साइनाइड जुड़ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा CN और प्लस क्या बाहर हो जाएगा आपका ये KBr, मतलब पोटेशियम ब्रोमाइड क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा। और अब बच्चे जितने भी लोग हैं इसका नाम हमें क्या करेंगे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आप इसका नाम जरूर बताएं, देखते हैं कि आप अपने आप को कितना आंक रहे हो, सारी चीजें हम ही आपको बताते हैं। तो आपके लिए कमेंट बॉक्स हमने खाली कर रखा है, उस कमेंट बॉक्स में जाइएगा और इसका नाम हमें जरूर बताइएगा कि सर इसका नाम यही होगा। आपके सामने मैंने प्रोडक्ट लिख दिया है, प्रोडक्ट क्या होगा ये सारी सब मैंने आपको बता दिया है, लेकिन बस इसका नाम क्या होगा ये आपको बताना है बस। अगला क्वेश्चन जो 5वां क्वेश्चन है, ऐसे एक क्वेश्चन हम आपको सारा हल करा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है भैया सोडियम फिनॉक्साइड C6H5ON लिखा गया है और प्लस लिखा गया है C2H5Cl ये लिखा गया है। और इसके बाद फिर आपको क्या करना है, इसमें बताना है कि इसका मेन प्रोडक्ट क्या होगा, आपका बताइए जल्दी से। तो इस रिएक्शन को अगर आप सही से ध्यान से देखेंगे या समझेंगे सभी बच्चे, तो ये क्या लिखा गया है, सोडियम फिनॉक्साइड है और ये क्या है एथिल क्लोराइड है। सोडियम फिनॉक्साइड क्या है, धातु फिनॉक्साइड या धातु एल्कोक्साइड है आपका एक प्रकार का, और ये क्या है एल्किल हैलाइड है। और मैंने बताया कि जब एल्कोक्साइड की अपक्रिया एल्किल हैलाइड से की जाती है तो उसी अपक्रिया को मैंने कहा था विलियम संश्लेषण अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया कहा करते हैं, विलियम संश्लेषण अपक्रिया। बच्चों ने पढ़ा है और उनको मालूम है कि विलियम संश्लेषण अपक्रिया में यही होता है। अभी मार्कोनिकॉव का नियम आता है, एंटी मार्कोनिकॉव का नियम आता है। तो अगर जब नियम आप विधिवत तरीके से पढ़े होंगे तो आपको पता लगा होगा कि किस तरीके से आपको रिएक्शन को पकड़ना पड़ता है, ट्रिक आपको मालूम है, पढ़ाई अगर किए हैं तब। तो ये विलियम संश्लेषण अपक्रिया है, इसलिए मैं यहाँ पे हिट कर दे रहा हूँ आपके सामने कि ये किस रिएक्शन को आपको इंडिकेट कर रहा है। ये विलियम संश्लेषण अपक्रिया किस अपक्रिया को इंडिकेट कर रहा है, विलियम संश्लेषण अपक्रिया को इंडिकेट कर। अब होगा क्या, यहाँ से ये सोडियम और ये आपका क्या हो जाएगा क्लोरीन बाहर। देखिए आ गया ना ये 7th ए और ये फर्स्ट ए। मैंने कहा ना दोनों बहुत तगड़ा बन होता है, जितने भी रिएक्शन होते हैं सब में लेके फरार हो जाता है। सब में क्या होता है, ये दोनों को आपस में जुड़ जाते हैं, कितना भी खतर रिएक्शन होता है, क्योंकि ये धातु है, इसके इलेक्ट्रॉन त्यागने की बहुत ज्यादा क्षमता है और ये अधातु इसके पास इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की बहुत क्षमता है। तो दोनों कहते हैं भाई तुम यार त्याग रहे हो और हम ग्रहण कर रहे हैं, आओ हम दोनों अपना मित्रता बना लेते हैं। तो अब होगा क्या भैया, यहाँ पे हो जाएगा C6H5O और फिर यहाँ हो जाएगा C2H5। ये देखिए ईथर है, ईथर का जनरल फार्मूला क्या होता है ROR। एक क्वेश्चन के साथ कई क्वेश्चन बताने का हमारा प्रयास होता है, ये भी आप ध्यान दीजिए। तो ईथर का जो हुआ करता है ये ROR होता है। क्या होता है ROR, देखिए इधर R ये एरिल ग्रुप है और इधर आपका एल्किल ग्रुप है। तो अब क्या हो जाएगा आप बताइए यहाँ से। इसके बाद फिर आपको बना क्या है, इसके साथ आगे NaCl बचा है। क्या बना हुआ है आपका NaCl बचा हुआ है। और अब बताइए फिर आगे आपको क्या देखने को मिलेगा। इसके बाद अब आप इसका नाम बताएंगे जिसका नाम हो जाएगा फेनिल। क्या नाम हो जाएगा, फेनिल
इसका जो अगर सही नाम जो रुक जाइए भैया, इसका नाम जो लिखोगे अगर आप लोग, तो एक तो नाम इसका फेनिल एथॉक्साइड होगा। क्या नाम होगा इसका? एक फेनिल एथॉक्साइड। क्या नाम होगा? एथॉक्साइड, अगर उसके रूप में लिखते हो। और एक नाम इसका लिख सकते हो फेनिल एथिल ईथर। क्या लिख सकते हो? फेनिल एथिल। अब फेनिल पी से आता है, एथिल से आता है, तो पहले लिखोगे एथिल, फिर फेनिल, और फिर क्या लिख सकते हो? ईथर। तो ये भी इसका एक क्या कर सकते हो आप? नाम लिख सकते हो। तो यहां से अगर आप देखें रिएक्शन को, तो आपको रिएक्शन करने में किस तरीके से आसानी हो रही है, या आप बढ़िया तरीके से सारे रिएक्शन को क्या कर ले रहे हो? अटेम्प्ट कर ले रहे हो। ये बात आप लोग अच्छी तरीके से ध्यान दें। चलिए अब हम देर नहीं करते हैं भैया, अगले रिएक्शन की तरफ चला दिया करते हैं, जो हमारा अगला रिएक्शन है। और अभी तक आप देख रहे हो कि आपके YouTube चैनल्स पर जो हमने चैप्टर जितना पढ़ाया हुआ है, पूरा का पूरा आपको हमने कंप्लीट कोर्स देने का प्रयास किया है। ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ के टॉपिक उठाया, फिर एक वहाँ का टॉपिक, एक वहाँ का टॉपिक, ऐसा हम नहीं कर रहे। पूरा एक तरफ से आपको जैसे विधिवत तरीके से क्लास की नोट्स हुआ करती है, उस तरीके से आपको हमने यहाँ पे बताने का प्रयास किया है। आप 5 लेसन सही तरीके से पढ़ चुके हो। सॉल्यूशन आपको मैंने पढ़ा रखा है, हेलो एल्केन हेलोरिन पढ़ा रखा है, एल्डिहाइड एल्कोहल फिनॉल ईथर पढ़ा रखा है, और फिर एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक पढ़ा रखे हैं, एमीन आपका चल रहा है। और इसके बाद फिर अगर आप पढ़ेंगे तो बायोमॉलिक्यूल्स है, पॉलीमर है। पॉलीमर को क्या किया गया? 30% का जो लिस्ट आपका कोर्स आया हुआ है, उसमें से उसको हटाया गया है पॉलीमर को। लेकिन पॉलीमर के बाद फिर दैनिक जीवन में रसायन विज्ञान है, उसे भी हटाया गया है, जो आपका 30% लेस आपका सिलेबस आया हुआ है। लेकिन मैं बार बार इन सब चीज़ों से चर्चा कर रहा हूँ कि अभी आपके पास टाइम है, और अगर आपके पास टाइम है तो आप सही तरीके से अगर देखें तो आपको पूरा सिलेबस क्या करना चाहिए? कवर करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। और जब आपका एग्जाम टाइम आता है तो आप उस एग्जाम टाइम में क्या कर सकते हो? आप बढ़िया तरीके से आप जो चैप्टर आप जान रहे हो कि सर ये हमारे यहाँ चैप्टर बोर्ड पेपर में नहीं आएगा, तो उसे आप इग्नोर कर दीजिएगा। लेकिन बाकी टॉपिक नहीं, तो आपके नॉलेज में कमी आ जाएगी। जब आपका फ्यूचर आएगा तो उसमें नॉलेज की आपकी कमियाँ हो जाएंगी। अगर आप विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हो, तो आप उसमें जैसे आप एयरफोर्स जाते हो, नेवी जाते हो। अभी देखिए कितने ऐसे बच्चे हैं जो एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं। सही से बता दूं ना, अगर वो एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, काफ़ी बच्चे ऐसे हैं कि वो जाते हैं, जान लीजिएगा, आईआईटी करने या पॉलिटेक्निक का एग्जाम देते हैं, कुछ भी परीक्षाएं आपको बता दें सही तरीके से इंटरमीडिएट की ही केमिस्ट्री आपसे पूछी जाती है। पूरा आप विधिवत तैयार रखेंगे, आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं जरूर होगा। आपकी केमिस्ट्री वीक नहीं होने दूंगा, ये भी नोट कर लीजिए। ऐसा नहीं कि केवल यूपी बोर्ड तक ही आपकी तैयारी सीमित है, आपका ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। ये बात दिमाग में सब लोग बैठा लीजिएगा, एकदम बात बैठा लीजिए। तब आप लोग जुड़ने का प्रयास कीजिए, लगने का प्रयास कीजिए, और नहीं तो आप डिसीजन खुद अपना लीजिए। अगला क्वेश्चन आता है, हम देर नहीं कर रहे हैं, वो क्वेश्चन है आपका CH3CH2CH2। ये क्वेश्चन हुआ आपका भैया CH3CH2CH2, और फिर इसके बाद क्या है? OH, और प्लस यहाँ पे लिखा गया है SOCl2। SOCl2 को हम लोग क्या कहते हैं? सल्फोनिल क्लोराइड या थायोनिल क्लोराइड के नाम से क्या किया करते हैं? जाना किया करते हैं। ये आपका कौन सा क्वेश्चन नंबर है? क्वेश्चन नंबर 7 है। इसको आप लोग सीरीज आप लोग याद रखते हो। अब इस रिएक्शन को अगर देखिए तो यहाँ पे एल्कोहल है, और एल्कोहल की अभिक्रिया किसके साथ की गई है? थायोनिल क्लोराइड के साथ। अब जब एल्कोहल की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ की गई है, तो इस रिएक्शन में जान लीजिएगा, आपको मैं बता रहा हूं होता क्या है, ध्यान दीजिए। इस रिएक्शन में होगा क्या आपको बता रहा हूं, समझिए मेरी बात को। यहां से एल्कोहल ग्रुप हटेगा और यहां से क्लोरीन आकर के इधर ऐड होगा, यही है एल्किल हैलाइड। हेलो एल्केन एक प्रकार का आपका बनेगा इस रिएक्शन में, जान लीजिएगा। हेलो एल्केन जो होगा वही आपका रिएक्शन में बनेगा। तो आपको करना क्या है भैया? यहाँ पे इस रिएक्शन को अगर हम लिखेंगे तो राजू देखिए कैसे करेंगे। इस रिएक्शन को जब लिखना शुरू करते हैं तो यहाँ होता है CH3, और फिर यहाँ पे CH2 क्या हुआ करता है? CH3CH2, और ये फिर क्या हो गया? CH2। अब यहाँ से पूरा का पूरा ये OH ग्रुप हटेगा, और OH ग्रुप हट करके यहाँ पे क्या हो जाएगा? Cl। बस अब यहाँ से जो ये OH हटा, यहाँ से Cl गया, एक ऑक्सीजन और ये यहाँ का SO, ये दोनों बाहर हो जाएंगे। किसके रूप में बाहर हो जाएंगे? सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में। किसके रूप में बाहर हो जाएंगे? सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में। और अब बताइए, एक क्लोरीन तो इधर चला गया, एक क्लोरीन यहाँ बचा हुआ है। एक एक पॉइंट आपको समझाने का प्रयास करता हूं, ये नोट कर लीजिए कि आपके दिमाग में रिएक्शन बैठ जाए।
नहीं जिस दिन आपको कभी ऐसा होगा कि कहीं छोड़ता हूँ टॉपिक करता हूँ तो उसके लिए भी कमेंट करो। यहाँ समझ में नहीं आया तुरंत हम फिर समझाने का प्रयास करेंगे, ये बात दिमाग में रख लीजिएगा। तो आपको बता दें यहाँ से देखिए OH में से एक H इधर से एक ऑक्सीजन गया तो यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड, यहाँ से एक H, यहाँ से क्लोरीन, तो आपका क्या बाहर हो जाएगा HCl बाहर। क्या बाहर हो जाएगा HCl बाहर हो जाएगा। अब आप इसका अगर नाम लिखोगे तो 1 2 3 तो ये हो जाएगा प्रोपेन, फिर क्या हो जाता है 1 ऑल, क्या हो जाता है प्रोपेन 1 ऑल, ये है या प्रोपेनॉल 1 ये भी, और ये क्या है थायोनिल क्लोराइड है आपका भैया, ये क्या है आपका थायोनिल क्लोराइड है, क्या है आपका ये थायोनिल क्लोराइड है। अब जो ये बना है ये क्या है, अगर इसका कॉमन नाम लिखते हो तो 1 2 3 कार्बन के एल्किल ग्रुप को क्या कहते हैं हम लोग प्रोपिल, क्या कहते हैं प्रोपिल, और ये फिर क्या हो जाता है क्लोराइड, क्या हो जाता है प्रोपिल क्लोराइड। और फिर उसके बाद अगर इसका IPAC नाम लिखते हो तो 1 क्लोरो, 1 क्लोरो, और फिर उसके बाद फिर क्या हुआ करता है प्रोपेन, 1 क्लोरो, और फिर क्या हुआ करता है प्रोपेन। बात कुछ समझ में आ रही है आपको। और फिर ये तो आप जानते हो क्या है, ये सल्फर डाइऑक्साइड है और वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो ये रिएक्शन का ये क्या है इसमें मेन प्रोडक्ट है। चलिए अदेर नहीं करते हैं, अगले रिएक्शन की तरफ हम आपको ले चला किया करते हैं। अगला रिएक्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उस रिएक्शन को जो बच्चे सही से ध्यान दिए होंगे वही उसको हल कर सकते हैं, अन्यथा फिर सभी लोग ऐसे केवल आप देखते रह जाएंगे, मूक दर्शन बनेंगे। रिएक्शन क्या है भैया, CH3CH। अब ये ऐसे लिखना पड़ता है, मेरे को पूरा क्वेश्चन आपको बताना पड़ता है, नहीं तो अभी जो डिजिटल एरियाज है उसमें क्या हुआ करता है, सारे क्वेश्चन का PDF पहले से यहाँ लगा होता है, डायरेक्ट तुरंत आ जाता है स्क्रीन पे और तुरंत समझाना। आपके ही फायदे के लिए ही मैं कर रहा हूँ, आपके लिए सब कुछ कर रहा हूँ। तो आप विचार कीजिए कि अगर आप एग्रेसिव होना चाहते हैं, एडवांस की इस दुनिया में लाना चाहते हैं तो क्या करना है आपको। अब फिर क्या करेंगे भैया, समय की बचत सबके पास होनी चाहिए। यहाँ पे CH3 फिर CH2 है और फिर क्या है भैया CH और डबल बॉन्ड क्या है CH2, ये क्वेश्चन है आपका। और प्लस आगे क्या लिखा गया है, HBr लिखा गया है, क्या लिखा गया है HBr लिखा गया है। और फिर उसके बाद तीर के ऊपर भी क्या कुछ लिखा गया है, हाँ जी तीर के ऊपर आपका लिखा गया है परऑक्साइड, तीर के ऊपर क्या लिखा गया है परऑक्साइड या परऑक्साइड, ये भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे। अब जितने भी बच्चे हैं अब आप लोग खुद बता सकते हैं कि इस रिएक्शन को आप किसकी तरफ ले जा सकते हैं, ये कौन सा रिएक्शन का प्रभाव है। तो आप देखिए यहाँ पे ये क्या है, एक प्रकार की एल्कीन है, क्या है एक प्रकार की एल्कीन है। अब देखिए कैसी एल्कीन है, एल्कीन मैंने बताया था 2 प्रकार की होती है। एल्कीन जो होती है वो 2 प्रकार की होती है, एक सिमेट्रिकल होती है और एक अनसिमेट्रिकल होती है। सिमेट्रिकल एल्कीन का मतलब होता है कि ऐसी एल्कीन जिसमें कार्बन का जो डबल बॉन्ड होता है दोनों तरफ सेम नंबर हाइड्रोजन होता है, जो हाइड्रोकार्बन की चेन होती है दोनों तरफ सेम होती है। और अगर दोनों तरफ जो हाइड्रोकार्बन की जो चेन है वो अनडिफरेंट हुआ करती है तो वो आपका अनसिमेट्रिकल एल्कीन होती है। और जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन होती है और उसका अनसिमेट्रिकल रिएजेंट के साथ क्या किया जाता है, अभिक्रिया कराई जाती है, और किसकी उपस्थिति में, पेरोक्साइड की उपस्थिति में, तो उसी रिएक्शन को हम लोग क्या कहा किया करते हैं, एंटी मार्कोनिका का नियम कहते हैं या खराइस प्रभाव कहा करते हैं। ये मैं चिल्ला चिल्ला के आपको रिएक्शन पढ़ाया हूं, ये भी नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे ये जो नियम है, इस नियम का नाम पहले आप लिख दीजिए, तो जो समझने वाला होता है उसको अपने आप समझ में आ जाता है। एंटी मार्कोनिका का ये नियम बता रहा है, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, खराइस प्रभाव, क्या कहा किया करते हैं इसको, खराइस प्रभाव कहा किया करते हैं। क्या कहा किया करते हैं इसको, खराइस प्रभाव। अब जो बच्चे पढ़े होंगे सही तरीके से, उन्होंने सही तरीके से अगर क्लास को अटेंड किया तो उनको मालूम है कि एंटी मार्कोनिका का नियम क्या है, खराइस प्रभाव क्या है, ये चीज आप ध्यान दें। जो नहीं किए हैं अब आप विश्वास कर लीजिए कि क्या हुआ करता है। तो एक तरीके से क्या हुआ करता है, आप ध्यान दीजिए, अगली चीज आपको बता रहा हूं। अब होता क्या है कि एंटी मार्कोनिका का नियम में कि जो अभिकर्मक होता है उसका धनात्मक भाग, मतलब हाइड्रोजन उस कार्बन के साथ जुड़ता है जहां पे हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होती है, और ऋणात्मक वाला उसके साथ जुड़ जाता है जहां पे हाइड्रोजन की संख्या क्या हो जाती है। तो ये मार्कोनिका का नियम क्या होता है, जहां पे धनात्मक भाग जुड़ता है जहां पे हाइड्रोजन संख्या ज्यादा होती है। लेकिन एंटी मार्कोनिका का नियम इसके विपरीत होता है, धनात्मक भाग वहां जुड़ता है, मतलब हाइड्रोजन उस कार्बन जुड़ेगा जहां पे हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। यही तो एंटी मार्कोनिका का नियम है, मतलब ये हाइड्रोजन इधर आके जुड़ेगा कम वाले के साथ, और ये ऋणात्मक वाला ज्यादा वाला हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। लेकिन अगर मार्कोनिका का नियम होता है तो हाइड्रोजन जो होता है वो इधर जुड़ता है और ये इधर आके जुड़ता है। लेकिन ये मार्कोनिका का नियम तो है नहीं, एंटी मार्कोनिका का नियम है। तो अब आप क्या करोगे बताइए भैया, CH3 यहाँ हो गया CH,
2, इधर कोई चेंजेस नहीं। अब फिर यहाँ से देखिए, अब यहाँ से H आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा CH2 और फिर ये डबल बॉन्ड अब टूट जाएगा, सिंगल बॉन्ड में आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा C और फिर आपका क्या बचा, अब ये H तो इधर चला गया तभी तो यहाँ CH2 हुआ और फिर यह CH2 और फिर लास्ट में क्या हो जाएगा Br। एकदम सीधा सीधा नॉर्मल कंपाउंड आपको देखने को मिलेगा। इसमें नॉर्मल बनता है, लेकिन अगर मार्कोनी का नियम होता तो उसमें कैसा कंपाउंड बनता है, आइसो कंपाउंड बनता है। ये आप जान लीजिएगा कैसा कंपाउंड बनता है, आइसो कंपाउंड बनता है। तो ये आपको समझने लायक चीज मैं बता रहा हूँ। अब आप देख रहे हैं क्या गंगा जमुना सरस्वती बह रही हैं, किसके लिए, तुम्हारे लिए, लेकिन इसी पे आप लोगों को ही लिए प्रभाव ये सब कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग उस चीज को भी समझ नहीं पा रहे हो। कल जब आप बड़े हो जाओगे, पढ़ना शुरू कर दोगे, तब आप इस चीज की भूमिका को समझ पाओगे कि अगर 10 मिनट आपको बोलने को कह दिया जाए तो कितनी एनर्जी लॉस हुआ करती है। अब फिर क्या होगा भैया, यहाँ से 1 2 3 4, अब 1 हाइफन क्या हो जाएगा ब्रोमो, और फिर 4 कार्बन है तो ब्यूट और सिंगल बॉन्ड है तो एन, 1 हाइफन कामा ब्रोमो या 1 हाइफन ब्रोमो और फिर क्या हो गया ब्यूटेन आपको देखने को मिलता है। तो ये सब प्रश्न है जो बढ़िया बढ़िया खूबसूरत प्यारे प्यारे से क्वेश्चन है। अब यहीं से ये क्वेश्चन इसमें रह जा रहा है, इतना आपको बताया किया करते हैं। आपका जैसा भी फीडबैक होगा, आपको जैसा अच्छा लग रहा होगा, आप पढ़ें बढ़िया तरीके से, अपने भविष्य के जिम्मेदार आप खुद हैं। हमारा सिर्फ एक काम है कि आपको डिसीजन देना, आपको राय देना, सलाह देना, क्या अच्छा है क्या बुरा है आप खुद करें। और अगर आप सब लोग चैनल्स पर नए हो तो अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। अच्छा लग रहा हो तो कमेंट कीजिएगा, आपकी इच्छा स्वेच्छा है, और बढ़िया तरीके से मस्त रहिए और अपने भविष्य के प्रति हमेशा चिंतित रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।